नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी का शुरुआत हम उदयपुर के फतेह सागर झील के पास से करते हैं। आज की कहानी राजस्थान की है, तो चलिए देर नहीं करते हैं और इस कहानी को शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों आज की हाईवे की सफ़र पर। दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिनसे मैं खुद मिला था। उनके बड़े भाई की ये कहानी थी। ड्राइवर दिनेश ड्राइवर की ये कहानी थी। राजस्थान में एक ढाबा पर उनसे मेरी मुलाकात हुई थी जब मैं चाय पी रहा था। मेरी आदत है कि मैं जहाँ भी रुकता हूँ ना, कहानियाँ ढूंढता रहता हूँ। हाँ, वो कहानी है जो हमें बताए ना, तो मैं उन कहानियों में एकदम खो सा गया था। क्या ऐसा भी हो सकता है? तो चलिए देरी नहीं करते हैं, इस कहानी को शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये कहानी है दिनेश ड्राइवर की। दिनेश ड्राइवर नौजवान थे, जोशो खरोश में रहते थे, कोई नशा पानी नहीं करते थे। यहाँ तक बीड़ी गुटखा के पास भी वो बिल्कुल पटकते नहीं थे। सिंपल जीवन अब उनका था, बिल्कुल नशा पानी से दूर। बस नशा क्या था उनके पास में, सोते ज़्यादा थे। जब भी उनको फुर्सत मिलती थी ना कि हाँ अब काम नहीं है या ट्रक हम रोक देते हैं, या फिर जब भोजन करते थे ना तो नींद ज़रूर लेते थे। हाँ, एक बार गहरी नींद में चले गए ना, तब उनको उठाना बड़ा मुश्किल होता था। सबसे बड़ी बीमारी ये थी उनमें। और ड्राइवरों की ये बीमारी अब ज़्यादातर सही नहीं होती है। ड्राइवर जो होता है ना, ट्रक चलाते वक्त में अगर नींद में आ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए भी और दूसरों के लिए भी। खैर दिनेश ड्राइवर ऐसे नहीं थे कि रास्ता चलते सो जाए। देख लेते थे कि हाँ मुझे नींद आ रही है ना, तो अब मैं ट्रक नहीं चलाऊँगा। कहीं ना कहीं रोड के साइड पर जहाँ देख लेते थे कि हाँ अब यहाँ मेरा ट्रक सुरक्षित है, कोई वाहन उसे टकराने का अब हिसाब किताब नहीं है, तब वहाँ पर अपना ट्रक पार्किंग करते थे और फिर अपने नींद पूरा करते थे। यही सबसे बड़ी कमी थी उनमें, नींद बहुत ज़्यादा आती थी। अब ये जो घटना उनके साथ में घटी थी ना, साल 2006 का था। राजस्थान में ही वो अपना माल लेके चल रहे थे और उस रात को अकेले थे। हालांकि दोनों भाई एक ही ट्रक पर काम करते थे, एक ही साथ में रहते थे, लेकिन उनके जो छोटे भाई जो थे, जो कहानी बताए हैं, उनका तबीयत कुछ सही नहीं चल रहा था, इसलिए वो ट्रक पर जा नहीं सके। और दिनेश जो बड़े भाई थे, वो कभी कभी अकेले भी अब ट्रक लेके चले जाते थे। अपने छोटे भाई को बोले कि तू आराम कर, सही हो जाएगा, फिर तो हमारा रात दिन का सफ़र ही है। अब इसके बाद वो रात में सफ़र करने लगते हैं राजस्थान के हाईवे पर। अब वही है, एक ढाबा पर रुकते हैं। वहाँ पर खाना वाना खाने के बाद उस वक्त तो उनको ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ कि नींद मुझे आ रही है। उस टाइम बता रहे थे कि रात के करीब 10 बजे के आसपास की बात थी। अब मैं सोचा कि चलो कुछ देर कुछ सफ़र को और खींच लेते हैं, दूरी कम हो जाएगी, जहाँ हमें पहुँचना है नज़दीक पहुँच जाएंगे। अब कोई अच्छी सी जगह देख करके अपना ट्रक रोकेंगे और फिर थोड़ा देर आराम करेंगे और फिर अपने काम पर निकल चलेंगे। उन्होंने अपने मन में ये सब हिसाब किताब लगा करके और फिर उस ढाबा से खाना खा करके निकल पड़ते हैं। 2 घंटा तक ट्रक चलाते हैं, नींद तब तक नहीं आती और अपना मस्त ट्रक चलाते हुए। लेकिन जैसे ही 12 बजता है ना, जिस एरिया में गुजर रहे थे, अब वो जंगल वाला एरिया था, कीकर जंगल वगैरह सब लगे हुए थे दोनों साइडों में। अब बीच से वो सड़क गुजर रही थी जो गोदाम के रास्ते जाती थी। अभी सफ़र उनका लंबा था, अब सफ़र इतना अब नज़दीक नहीं था। 12 बजे के आसपास में अब दिनेश जी की आंखों में नींद आने लगी। कई बार अपने नींद को झटका देते हैं, लेकिन जब बार बार उनको एहसास हो गया कि ना अब ट्रक चलाना खतरे से खाली है, अब तो हमें कहीं रोकना ही पड़ेगा। बार बार अपने आंखों को मसल रहे थे, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। नींद उन पर हावी हो रही थी। तब अब करें तो क्या करें। वहाँ पर ऐसा कुछ ढाबा, कुछ जगह, साफ़ सुथरा जगह, या फिर जहाँ ट्रक
सही ढंग से खड़ा कर पाए, दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, नींद कह रही थी कि नहीं, अब तो नहीं, अब मैं रोक नहीं सकती। नींद अब बिल्कुल अपने चरम सीमा पर थी। आखिरकार एक साइड देख करके एक बड़ा सा पेड़ था, उसी के पेड़ के पास में अब वो रोक देते हैं। अब वहाँ पीछे भी जंगल, दूसरी साइड में रोड के दूसरी साइड भी जंगल, आगे भी पीछे भी जंगल, और वो झाड़ियों के पास में अपना ट्रक रोक करके और देरी नहीं करते हैं, नींद में अपना मस्त हो जाते हैं ट्रक के अंदर ही। और उनको कुछ एहसास भी नहीं होता है कि हम किस जगह पर ट्रक रोके हैं, यहाँ क्या खतरा हो सकता है, यहाँ हमें ट्रक रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए। नींद जब आती है ना तो एकदम सब कुछ भूल जाते हैं, बस चाहते हैं कि बस नींद में हम सो जाएं और कुछ घंटा सोने के बाद जब मैं फ्रेश हो जाऊं अथवा अपना ट्रक लेके चलूं। जब नींद में सोते हैं ना तब आसपास का ज़्यादा मुआयना नहीं करते हैं, ना देखते हैं कि आसपास में अब ऐसी कोई खतरे वाली चीज़ तो नहीं है, कोई जगह तो नहीं है। ऐसे ही थे वो, और अपना ट्रक में सो जाते हैं, पूरा नींद में आ जाते हैं, गहरी नींद में आ जाते हैं। और जब उनकी नींद खुलती है ना, उनको लगता है कि आसपास में ढोल बज रहा है, नगाड़े से बज रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वो सपना देख रहे हैं, सपने के अंदर में हैं। और ये जो नगाड़े का ढोल की आवाज़ आ रहा है, घुंघरू की आवाज़ आ रहा है, ये जरूर उनके सपने में चल रहा है। अब आँख खोलने की कोशिश करते हैं सपने में, लेकिन आँख खुलती नहीं है, आँख खुलती नहीं है। तभी लगता है कि वहाँ पर शोरगुल होने लगा है, जैसे औरत महिलाएं हैं वहाँ पर, पुरुष भी हैं, आस पास में ऐसा ही शोर उनको सुनाई देता है। औरतें शोर में मचाती है, जैसे लग रहा है कि वहाँ पर कोई फंक्शन चल रहा है। और वो फंक्शन में कर क्या रहे हैं जो दिनेश ड्राइवर हैं, अब उनको लग रहा है कि नहीं नहीं, ये मैं तो अब नींद में हूँ, मैं तो सपना देख रहा हूँ, सपने में मैं कहाँ हूँ। अब एक तरह से अपने आप को सपना में महसूस करते हैं। अब आँख खोलने की कोशिश करते हैं, आँख खुल नहीं पाती है। तब उनको लगता है कि जैसे उनको कोई कंधे पर उठा करके कहीं लेके जा रहा है। ये सांस जब होता है ना कि अरे ये मेरे साथ में क्या हो रहा है, मुझे कोई कंधे पर डाल करके क्यों लेके जाएगा भाई, और मैं कोई बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, हष्ट-पुष्ट हूँ, ऐसा कौन कर सकता है। आँख खोलने की कोशिश करते हैं कि आखिर माजरा क्या है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कौन यहाँ पर शोरगुल हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, अब शोरगुल सुनाई दे रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर। लेकिन उनकी आँख खुलती नहीं है, जैसे लगता है कि अब उनकी आँख अब कब खुलेगी कुछ पता नहीं, ऐसा ही उनको महसूस होता है। लेकिन अपने कानों में सब कुछ आवाज़ को सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और वो कंधे पर जा रहे हैं ना तो उनका शरीर हिलडुल भी नहीं रहा है। उनकी जो आत्मा थी, माने एक चेतना थी, चेतना तो जगी हुई थी, लेकिन शरीर उनका सो रहा था। शरीर जो था ना उनके काबू में नहीं था। उनकी इच्छा हो रही थी कि मैं देखूं, अपनी आंखें खोलूं, अब मैं किसी के कंधे पर भला क्यों जाऊंगा, ऐसा मुझे क्या हो गया है, ये कौन लोग हैं जो मुझे कंधे पर लेके जा रहे हैं, क्या इनका मकसद है। शरीर जो था ना अब उनका काम नहीं कर रहा था। वो चाह करके भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे, ना अपना शरीर को हिला डुला रहे थे, जैसे अब चेतना सुन्न हो गए हो, शरीर जैसे लकवाग्रस्त हो गया हो, ऐसा उनका लग रहा था। बस दिमाग काम कर रहा था, अब कानें जो थी वो खुली हुई थी, सब कुछ आवाज़ उनको साफ साफ सुनाई दे रहा था। तब मन ही मन सोचने लगे कि ऐसा कौन सा सपना है भाई जो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ आवाज़ें सुनाई दे रही है, ये मेरे साथ में हो क्या रहा है। वो जो कोई भी शख्स था जिनको कंधे पर डाल कर ले जा रहा है, भीड़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, और वहाँ पर जैसे ढोल नगाड़े आवाज़ हो ही रहे थे, शोरगुल काफ़ी बढ़ा हुआ था। उस जगह पर ले जाता है और ज़मीन पर पटक देता है। उस वक्त में उनको कुछ भी एहसास नहीं होता है, दर्द का एहसास कुछ भी नहीं होता है। उनको लगा कि ऊंचाई से हमें कंधे से गिराया गया ज़मीन पर, लेकिन दर्द का एहसास जरा भी उनको नहीं होता है। वहाँ पर और शोरगुल बढ़ जाता है, ढोल नगाड़े तेज तेज बजने लगते हैं, और वहाँ पर खुशबू भी उनके नाकों में महसूस होती है, इत्र की खुशबू, कपूर की खुशबू, ना जाने कैसी कैसी खुशबू उनको महसूस होती है।
कई बार चाहते हुए भी अपनी आँख खोल नहीं पाते। अपने आप को उठाना चाहते हैं कि मैं भाई कहाँ पर हूँ, ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ फंस गया हूँ, लेकिन अपना शरीर को हिला डुला भी नहीं सकते थे। क्या हो गया था उनके शरीर को, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उनको एक आवाज़ सुनाई देता है, इसके कपड़े उतारो। आवाज़ बहुत भारी थी, जैसे लग रहा था कि कोई बहुत ही ताकतवर इंसान जिसका गला बहुत बड़ा हो और भारी आवाज़ में आदेश दे रहा हो। जैसे बोल रहा कि इस नौजवान के कपड़े उतारो, जल्दी करो, वक्त गुजरता जा रहा है। तब 2-3 हाथ मिलकर के उनके शरीर के सारे कपड़े उतार दिए जाता है। दिनेश जी को ये महसूस नहीं होता कि कब कपड़े उतरे। शरीर जैसे लकवाग्रस्त हो गया था, लेकिन दिमाग काम कर रहा था। अब उनके कानें जो सब कुछ सुन रही थी, और वो एकदम आश्चर्य में पड़ जाते, भाई मेरे कपड़े क्यों उतारे जा रहा है, बात क्या है, अब मेरे में ऐसा क्या हो गया भाई, ऐसा तो मैं कभी सोता नहीं था, मैं तो अपने ट्रक के अंदर में था, तो मैं यहाँ भीड़ जगह पर कैसे आ गया। ये भारी आवाज़ किसकी थी जो मुझे अब बोल रहा था कि इस नौजवान के कपड़े उतारो, इसके बाद मेरे कपड़े उतार दिए जाते हैं, ये चल क्या रहा है। कपड़े उतरने के बाद दिनेश जी बताते हैं कि फिर भारी आवाज़ वाला व्यक्ति मेरे शरीर के आसपास में आता है, जैसे वो घूम घूम करके निरीक्षण कर रहा हो। अब उसको पलटी किया जाता है। दिनेश जी बताते हैं कि मुझे उलट पुलट करके देखा जाता है, और तब वही भारी आवाज़ गूंजती है। डांटता है अपने लोगों को, तुम गलत लड़के को पकड़ के लाए हो, ये लड़का हमारे किसी काम का नहीं है, ये लड़का गलत है भाई, कौन लाया है इसको, बुलाओ उसको। वो डांट डपट करता है अपने लोगों को, और फिर वहाँ पर एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है कि मालिक मालिक मैं लेके आई थी। वो भारी आवाज़ वाला डांटता है उसको कि तू देखी नहीं, ये लड़का हमारे किसी काम का नहीं है, इसका खून हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता है, ये एकदम बेकार है, हमारे किसी काम का नहीं है, तू देखी नहीं, चेक नहीं किया इसको, ऐसे उठा के लाई। दिनेश जी सब कुछ सुन रहे हैं। मन तो कह रहा था कि वहाँ से उठ के भाग लें, लेकिन शरीर काम ही नहीं कर रहा था। चेतना एकदम जैसे लुप्त हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था। कहने का मतलब ये है कि दिमाग बिल्कुल समझ रहा था कि उस जगह पर क्या चल रहा है, आवाज़ भी आ रही थी, ना तो बोल पा रहे ना हिल डुल रहे। वो भारी शख्स वाला उस लड़की को बहुत डांटता है, ये तेरी तीसरी गलती है, अब हम तुझे माफ़ नहीं करेंगे, हम अब इस लड़की को माफ़ नहीं करेंगे। अपने साथियों से आवाज़ देता है कि इस लड़की को और इस नौजवान को एक कमरे में बंद कर दो। हाँ देखो, बंद करके अब तुम सारे लोग जल्दी आओ, और फिर ये जो अनुष्ठान हम कर रहे हैं ये आज पूरा होना चाहिए, और बाकी लोग रोड पर निकल जाओ, जहाँ जगह जगह तलाश करो और एक नौजवान को पकड़ के ले आओ, जो ऐसा होना चाहिए। वो बताता है कि उसका रंग ढंग ऐसा होना चाहिए, इस नौजवान की तरह नहीं। दिनेश जी सुनते हैं ना, हिल के रह जाते हैं मन ही मन कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, मेरे साथ में अब क्या होगा, क्या ये लोग क्या चाहते हैं, क्या होगा अब मेरा। अब इसके बाद अपने आप को अब कहीं और पाते हैं। बगल में शायद उसी कमरे के अंदर में एक लड़की भी जो उनको उठा के ले आई थी, कौन थी कुछ भी नहीं पता, और ना वो बोल सकते थे ना हिलडुल सकते थे, तो पूछ कैसे सकते थे। काफ़ी देर तक उनको कोई आवाज़ महसूस नहीं होता है। जैसे कमरे में ले आकर के बंद किया जाता है, दरवाज़ा बंद होता है, खुलता है, सब कुछ आवाज़ सुनते हैं। लड़की को वहाँ उसी कमरे में उनके बगल में पटक दिया जाता है कि तू अभी इसी के साथ में बंद रहा, सरदार जब अनुष्ठान कर लेंगे ना, तब तेरी वो अब एक तरह से क्लास लेंगे और तेरी सज़ा को सुनाएंगे, लेकिन अभी ये सज़ा है कि तू इस नौजवान के साथ यहीं सड़ यहीं मर, जैसा तूने किया है इसका सज़ा अभी यहीं से शुरुआत हो जाती है। दरवाज़ा बंद होता है, ये भी उनको आवाज़ सुनाई देती है, और इसके बाद कुछ देर तक वहाँ पर खामोशी के अलावा कुछ भी नहीं सुनाई देता है। आखिरकार लड़की जो थी उनके बगल में वो रोने लगती है, उसकी सिसकियों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। दिनेश जी उसकी जब रुलाई सुनते हैं तो
थोड़ा अलग किस्म के इंसान थे। समझ में नहीं आ रहा है उसकी रुलाई सुन करके अब क्या रिएक्ट करें, लेकिन अपने होशो हवास में तो थे नहीं। मतलब सब कुछ उनका अब एक तरह से शरीर किसी काम का नहीं था उस वक्त में, ना हिलना डुलना, बस आवाज़ सुनाई महसूस कर सकती थी, बस इतना ही डर था। उनके साथ में इस लड़की ने ही कुछ किया था, तभी तो ये इनका हाल हुआ था। वो तो ट्रक में अपना मस्त नींद सो रहे थे, तो ये लड़की अब उनके ट्रक में आई कैसे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे। अब ये लड़की रो क्यों रही है? आखिरकार कुछ देर तक ऐसी रोती रहती है लड़की। अब फिर सर पर जैसे लड़की हाथ फेरने लगती है, और ऐसा कई बार करती है। स्पर्श जो है ना सर पर तो पहले हल्का सा महसूस होता है, और जैसे कोई चींटियाँ रेंग रही हो, दिनेश जी बता रहे हैं। और इसके बाद में जब स्पर्श करने लगती है तब धीरे धीरे उसका स्पर्श अब अच्छी तरह से समझ में आने लगा। और इसके बाद में उनके शरीर में गनगनाहट सी होने लगती है, जैसे उनका शरीर लकवाग्रस्त हो चुका था, किसी काम का नहीं था, उसमें जान आने लगती है। और तब वो हिलने डुलने लगते हैं, अपनी आंखें फड़फड़ाने लगते हैं। अब आंख भी खोल देते हैं तो उस कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था, पूरा कमरा अंधेरे में भरा हुआ था। और वो जो लड़की थी और वो भी उनको दिखाई नहीं दे रही थी कि कैसी है, काली है, पीली है, ये है कौन? अब मुझे ट्रक में से उठा करके कैसे लेके आई थी? क्या मतलब था? वहाँ पर जो अनुष्ठान चल रहा था, किस चीज़ का चल रहा था? वो लोग मुझे किस काम में इस्तेमाल करना चाहते थे, उनको कुछ मालूम नहीं था। काफ़ी देर तक अब देखने की कोशिश करते हैं, तब तक लड़की उनके बगल से जैसे उनको शरीर को जो पंगु बना हुआ था उसको एक्टिव कर देती है। और इसके बाद भी उसका जो सिसकिया है ना रुकती नहीं है। अब ये जो लेटे हुए थे ना अब उठ के बैठ जाते हैं दिनेश जी, और वो लड़की से अब बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि सुनो जी, सुनो, आप मेरे नज़दीक आओ, आप मुझे दिखाई नहीं दे रही हो। लड़की जो रो रही थी अब उसको लगा कि हाँ ये नौजवान होश में आ गया है, तब उसके पास में आ जाती है। कहती है कि हाँ तुम बोलो, कुछ कह रहे थे, मैं तो तुम्हें ले आकर के मैं खुद फंस गई। अब वो लड़की अपनी बात को अब पूरा करती है कि देखो मुझे अब ये काम करना ही नहीं चाहिए था। मैं तुम्हें अब ट्रक के पास तुम्हें लेने जाती, ना ये मुझे सज़ा मिलता। इसमें गलती मेरा ही है। मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी कि तुम किस कैटेगरी के हो। मैं तो समझी कि हर नौजवान एक जैसा ही होता है, लेकिन तुम्हारी तो अलग ही कहानी है। तुम तो हमारे सरदार को अब एक नज़र में भाए नहीं। तुम्हारी जो रक्त में है, जो खून है, वो अलग किस्म का है। वो हमारे सरदार का किसी काम का नहीं है। लड़की से अब सवाल जवाब अब दिनेश जी करने लगते हैं कि आप हो कौन, और मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, आप क्यों लेके आई थी, आपका मकसद क्या था, और देखिए आपको ये सज़ा कैसी मिली है। क्या आप ये नरक भरी रात में से, अंधेरे के भरी कोठरी से आप क्या निकल नहीं पाएगी? क्या मैं भी निकल नहीं पाऊँगा? तब लड़की बताने लगी कि ना, ये जो सज़ा है ना ये मुझे मिला हुआ है, आपको नहीं। ये सज़ा आप नहीं काटेंगे, ये सज़ा मैं काटूंगी। आपको तो छोड़ दिया जाएगा, अनुष्ठान खत्म हो जाएगा ना तो आप आज़ाद हो जाओगे, लेकिन ये नरक सज़ा मैं भुगतूंगी। और मैं वो सज़ा जानती हूँ कि मेरे साथ में अब क्या होगा। जो वहाँ पर पुरुषों की मंडली है अब मेरे साथ अत्याचार करेगी। मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं तो सोच के काँप रही हूँ कि अब मैं अपनी बचाव कैसे करूँगी। ये सब मेरी गलती के कारण हुआ है। अब वो कहती है कि नौजवान, आप एक चीज़ मुझे बताओ, क्या आपके माता पिता पंडित हैं? आपका खून में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई तंत्र मंत्र का जानकार है? कुछ ऐसा कुछ है जो आप लोगों से अलग हटके हो? कुछ अपने बारे में बताओ। तब बताने लगते हैं दिनेश जी, नहीं नहीं, ना तो मेरे पिता तंत्र मंत्र का जानकार हैं और ना मेरे दादाजी, लेकिन हाँ मेरी दादी जो थी ना, वो परदादी, वो तंत्र मंत्र जानती थी, लोगों को मदद करती थी, झाड़ फूंक करती थी, वो जरूर थी। अब उसे अब इस किस से लेना देना क्या है? तब वो लड़की बताती है कि तुम्हारे खून में कुछ अद्भुत है जो नहीं होना चाहिए था।
हमें एक साधारण खून की ज़रूरत थी जो अब हमारे सरदार को चाहिए था। उस वक्त में जब उनका अनुष्ठान चल रहा था, हाँ, मैं तो समझ के आई थी कि तुम साधारण इंसान हो, साधारण युवक हो, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, सरदार मेरे खुश हो जाएंगे। हाँ, मैं एक तरह से अब उनका आशीर्वाद पाना चाहती थी कि मुझे आज के बाद में अब पर पुरुषों के साथ में सोना ना पड़े, उनके अब दुर्गति उनका मैं जो मेरे साथ में होता था, एक नरक की ज़िंदगी में भी जी रही थी। यही मौका था मैं अपने सरदार को खुश करने के लिए, ताकि मुझे आज़ादी मिल जाए, इस जगह से मैं सदा के लिए मुक्त हो जाऊं। लेकिन अब तो उल्टा हो गया है। लड़की रोते रोते अब दिनेश जी की पूरी कहानी बताती है कि तुम्हारा खून में कुछ अलग चीज़ है, तुम अलग ही चीज़ है, तभी तो सरदार जी तुम्हें हाथ नहीं लगाए, हमारा जो सरदार है वो तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। अब दिनेश जी एकदम सख्ते में पड़ गए थे। कहने लगे कि अब तुम्हारे साथ में क्या होगा। तब लड़की रो रो के बताने लगी कि वही होगा जो मैं कुछ देर पहले मैं बताई, वो जो वहाँ पर जितने पुरुष हैं अब हमारे साथ में रात बिताएंगे, कष्ट देंगे, नरक की ज़िंदगी मेरी हो जाएगी। अब मैं इस काल कोठरी से मैं अब ये निकल नहीं पाऊंगी, मैं इसी में कैद रहूंगी जब तक सरदार नहीं चाहेंगे। कह करके लड़की अब वो सिसकियाँ लेने लगी, अब मेरा क्या होगा, मैं तो फंस गई। इधर दिनेश जी कह रहे हैं कि आप मैडम जी चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, आप मुझे सोचने दीजिए, आप बताइए यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है। लड़की कहने लगी है, लेकिन ना तो मैं खोल सकती हूँ ना तुम खोल सकते हो। वो जो रास्ता है तंत्र मंत्र के द्वारा ही, अब एक तरह शक्ति के द्वारा ही खुलता है, उसमें कोई ताला चाबी नहीं लगा हुआ है। ना मैं उसको खोल सकती हूँ ना तुम खोल सकते हो, तुम्हारे में शक्ति नहीं है और हमारी जो शक्ति है वो अभी अभी छीन ली गई है, अब मैं उस दरवाजे को खोल नहीं पाऊंगी। लड़की कह के रोने लगती है। इधर दिनेश जी अपने आप को संभालते हैं, अब समझ गए कि मैं तो किसी बहुत बड़े जाल में फंस गया हूँ, मुझे उस जगह पर अपना ट्रक रोकना ही नहीं चाहिए था जहाँ मैंने ट्रक रोका था। इतनी गहरी नींद मुझे कैसे आ गई, मुझे इस तरह से सोना ही नहीं चाहिए था। वो अपनी गलती को मान रहे थे, अब तो जो होना था अब हो चुका है, अब कैसे उनकी जान बचाई जाए, अपनी जान बचाई जाए, अब उसके बारे में सोचने लगे। अब वो उठ करके दीवार में तलाश करने लगे कि दरवाज़ा कहाँ है, लेकिन इतना अंधेरा था कि हाथ का हाथ सूझ नहीं रहा था। तब उस लड़की को आवाज़ देते हैं कि मैडम जी आप इस जगह पर रोशनी कर सकती हैं कुछ देर के लिए। लड़की कहने की मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि मेरी शक्ति छीन ली गई है, अब मुझ में अब पावर ही नहीं रहा, लेकिन मैं करती हूँ कोशिश। और उसके बाद वो लड़की कोशिश करने लगती है तो वाकई में वहाँ पर उजाला कर पाती है। जब उजाला हो जाता है ना, तो पहली बार दिनेश जी उस लड़की को देखते हैं। देखने में किसी परी के समान थी, इतनी सुंदर गोरी चिट्ठी, आंखें बड़ी बड़ी, काले काले बाल, घुंघराले बाल और एकदम पसीने से नहाई हुई, जैसे डर के मारे वो चेहरा उसका लाल हुआ पड़ा था। और जब देख लेते हैं कि अरे ये तो इतनी सुंदर लड़की है, ये अब इसके बारे में वो तो बाद में अब एक तरह से सोचेंगे, अभी तो वो चाह रही थी कैसी भी करके कोई रास्ता निकल आए। तब कहने लगे कि देखिए आप तो बड़े खूबसूरत हैं, आप हैं कौन, अपने बारे में कुछ बताइए। तब लड़की कहने लगी कि मैं क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकती, मैं बताऊंगी तो समझ लो मैं और कष्ट के भागी हो जाऊंगी, मुझ पर और अत्याचार होगा। नहीं तुम रहने दो, तुम रहने दो, तुम एक अच्छे युवक हो, अगर तुम निकलना है तो अपने लिए रास्ता तलाश करो। मैं रास्ता जानती हूँ, चलो मैं कोशिश भी करती हूँ कि शायद अभी भी मेरे कुछ शक्ति बचा हो, तब मैं अब दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती हूँ। तुम अच्छे युवक हो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ में फंसे रहो, ऐसे तुम फंसे नहीं रहोगे, सरदार तुम्हें ज़रूर बाहर फेंक देगा, कुछ सज़ा ज़रूर तुम्हें देगा, लेकिन वो सज़ा तुम्हारा अब कोई प्राण नहीं लेगा, हाँ अपंग जरूर कर सकता है। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अपंग बन करके अब ऐसी ज़िंदगी बिताओ, मैं तो फंस चुकी हूँ, मैं इस घर से निकल भी जाऊँ ना तो मैं इस एरिया से बाहर अब जा नहीं सकती, चलो मैं अपना पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं दरवाजे को खोल सकूँ।
इसके बाद वो लड़की दीवार के पास में जाती है और एक दो बार प्रयत्न करती है कि कहीं पर दरवाज़ा निकल आए, लेकिन निकल नहीं पाता है। तब अब एक तरह से दिनेश जी उसको कह रहे हैं कि आप कोशिश तो करो, कोशिश करो, अभी भी आप में शक्ति मुझे दिखाई दे रहा है। जब इस जगह पर आपने रोशनी कर दिया तो वो भी शक्ति है कि आप दरवाजे के खोल सको। एक बार कोशिश करो, नहीं तो फिर हम लोग फंसे फंसे रह जाएंगे। और आखिरी बार वो कोशिश करती है तो दरवाज़ा खुल जाता है। दिनेश जी अब अपने आप को आज़ाद मानते हैं। अब उस दरवाजे से बाहर निकलते हैं और लड़की का हाथ पकड़ करके भी बाहर खींच देते हैं। लड़की कहती है नहीं नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना है, जैसे मैं बाहर हूँ वैसे अंदर हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मैं बाहर निकल जाऊँगी तो सरदार मुझे और कष्ट देगा, मुझ पर तरह तरह का यातनाएं देगा और वो मैं सह नहीं सकती। तब दिनेश जी कहने लगे ना, मैं आपको यहाँ छोड़ने के लिए थोड़ी निकाला हूँ, अब मैं आपको हाथ पकड़ के खींचा हूँ, मैं अपने साथ में आपको लेके जाऊँगा, इस नरक भरी ज़िंदगी में आपको मैं रहने नहीं दूँगा। लेकिन आपने मेरे साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया है, कम से कम आप मुझे जगा देती कि मैं तुम्हें लेके जा रही हूँ। तब लड़की कहने लगी अगर मैं जगा देती तो क्या तुम मेरे साथ में चलती? मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, जो मुझे आदेश मिला था अब मैं उसका आदेश का पालन कर रही थी। मुझे छोड़ दो, तुम निकल जाओ इस जगह से, नहीं तो अनुष्ठान खत्म होते ही देखो अभी तेज तेज का ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आइए वहाँ पर एक तरह का जश्न मन रहा है, और वो जैसे ही ढोल नगाड़े बंद होंगे समझ लो हम पर और तुम पर आफत आ जाएगी, और तुम भी इस एरिया से अब भाग नहीं पाओगे। अभी भी तुम्हारे पास मौका है, मुझे छोड़ो और तुम निकल जाओ। लेकिन दिनेश जी कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें इस जगह पर नरक भरी ज़िंदगी जीने के लिए छोड़ नहीं सकता। तुमने मेरा साथ दिया ना, अभी इस टाइम मेरा साथ दिया ना, उस कमरे में मुझे रोशनी किया, मुझे अब इस घर से निकाला, रास्ता बनाया, तो मेरा भी फ़र्ज़ है, मैं भी अपना फ़र्ज़ पूरा करूँगा। मैं तुम्हें अपने ट्रक में बिठा करके इस एरिया से दूर लेकर निकल जाऊँगा, मैं तुम्हें एक तरह से आज़ाद कर दूँगा, इसके बाद तुम जहाँ जाना चाहो चली जाना, लेकिन इस जगह पर नहीं। लड़की बार बार मना कर रही थी, लेकिन दिनेश जी बिल्कुल नहीं मान रहे थे। कहने लगे नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जा सकता इस जगह से। अब इसके बाद वो लड़की कहती है कि इस तरह तुम पैदल चलोगे तो तुम अपने ट्रक में जब पहुँचोगे जब तक सुबह हो जाएगी। तब कहते हैं कि क्या मैं इतनी दूर अपने ट्रक से आ चुका हूँ उस रोड से? तब लड़की कहती कि हाँ, मेरा हाथ पकड़ो, मजबूती से पकड़ो और अपनी आंखें बंद करो। और वैसे ही करते हैं दिनेश जी, और उसके बाद कहती है कि अब आंखें खोल लो, हम पहुंच गए। बाकी में उसमें अभी शक्ति थी, शक्ति उसकी छिनी हुई नहीं थी, लेकिन उसको लग रहा था कि उसकी शक्ति छिन गई है, वो डर गई थी। और जब अपने ट्रक के पास पहुंचते हैं तब जान में जान आता है। लड़की कहते हैं कि बस आप बैठिए, हम यहाँ से निकलते हैं। और लड़की कहती कि नहीं, तुम निकल जाओ, मेरे चक्कर में तुम भी पकड़े जाओगे और तुम भी दंड के भागी बन जाओगे, और फिर वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन दिनेश जी कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं आपको इस जगह पर नरक भरी ज़िंदगी जीने के लिए छोड़ नहीं सकता। और उसके बाद ज़बरदस्ती उस लड़की को बिठाते हैं अपने ट्रक पर, और उसके बाद जितनी स्पीड में ट्रक भगाना है और भगाना शुरू कर देते हैं। आखिरकार जब लग जाता है कि हम उस एरिया से काफ़ी दूर आ गए हैं, तब उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। कहते हैं कि मैडम जी देख लिया ना, अब हम अपने अलग जगह पर आ चुके हैं ना, हम उस जगह से काफ़ी दूर निकल आए ना। तब लड़की कहती है कि हम आए तो हैं, लेकिन अभी हम उनकी दिशा में हैं, उनकी सीमा रेखा में हैं, अभी हमें और आगे निकलना पड़ेगा। देखो अब टाइम कम है, हमें अगर जल्द से जल्द निकलना है तो हम पहुंच सकते हैं, और नहीं तो उनको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर हैं, और फिर तुम भी पकड़े जाओगे और मैं भी पकड़ा जाऊंगा। अब इसके बाद दिनेश जी फुल स्पीड से अपना ट्रक भगाते हैं और भगाते ही रहते हैं। जब सुबह हो जाती है ना, तब ट्रक रोक देते हैं। ट्रक रोकने के बाद में कहते हैं कि मैं अब आपको सुरक्षित निकाल लिया हूँ। लेकिन जब लड़की की तरफ मुड़ के देखते हैं ना, तो लड़की ट्रक में थी ही नहीं, गायब हो चुकी थी। पहली बार उनको एहसास हुआ कि वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, जो उनको ट्रक में से उठा करके, सोते हुए उठा करके
अपने कबीले में ले गई हो, कबीला ही बोल सकते हैं उसको, जहाँ पर ले गई थी, जहाँ ढोल नगारे बज रहे थे। क्या हो रहा था अब वो लड़की ने पूरी बात नहीं बताई थी। जब लड़की को अपने ट्रक से गायब देखते हैं तब भी अब एक तरह से उनका दिल तेजी से धड़कने लगता है कि क्या ये एक असाधारण लड़की थी, ये ज़रूर या तो कोई भूत प्रेत है या कोई परी है। अब ऐसा ही अपने दिमाग में लगा देते हैं, लेकिन मन ही मन में उस लड़की को अब एक तरह से अब मोहित हो जाते हैं कि इतनी सुंदर लड़की थी और देखो ऐसे लोगों के अब जाल में फंसी हुई थी। चलो मैंने उसको आज़ाद करा दिया उस जगह से। एक तरह से मन जो उनका था ना खुश हो गया था कि चलो अब उसको नरक से अब पीछा छूटा। अब उसके बाद में अपना यात्रा करने लगते हैं। आप पूरा दिन सफ़र कर लेते हैं, लेकिन लड़की दोबारा उनके ट्रक में दिखाई नहीं देती है। रात हो जाती है, अपना उस जगह से माल लोड कर मैं जो लोड माल था खाली कर देते हैं, दूसरी जगह पहुंचते हैं माल लेने के लिए। और सारा जो उनके साथ में घटना हुई थी, डरे हुए जरूर थे कि आखिर मेरे साथ में उस रात क्या होता। अगर मेरे खून में कुछ ऐसा ना होता तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं रहता, ना मैं आज ट्रक चला रहा था। और अगर वो लड़की मेरी मदद नहीं करती तो शायद मैं उनके चंगुल से अभी बाहर भी नहीं निकला होता। अगर निकला भी होता, जैसे लड़की कह रही थी कि मैं अपंग होता, अब मैं एक तरह से सीधा तो रहता नहीं, ज़रूर मेरे हाथ पैर अब तोड़ दिए जाते होंगे। जो मन में उनका एक तरह से कल्पना थी वो करने लगे थे। डर ही होता था। अब इसके बाद जहाँ माल लेने जाना था वो भी लेके लंबी दूरी थी, रात हो गई थी और वो एकदम डर गए थे रात देख करके कि भाई अब रात को सफ़र नहीं करेंगे। एक ढाबा था, छोटा सा ढाबा, अब वहाँ पर वो रुक जाते हैं। ढाबा पर खाना वाना खाते हैं। अब इसके बाद अपने ट्रक में आ जाते हैं कि मैं अपने ट्रक में ही आराम करूँगा। आज जैसे ही ट्रक में आते हैं ना, वही लड़की उनको बैठी दिखाई देती है। उस लड़की को देख करके बड़ा खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि मैडम, मैं सुबह से मैं आपको देखता रहा, आप अब नज़र आएगी, अब नज़र आएगी, लेकिन आप कहाँ गायब हो गई थी। तब लड़की कहने लगी मैं कहीं गई नहीं थी, मैं तो इसी ट्रक में थी, तुम्हारे साथ में सफ़र कर रही थी। मैं तुम्हें देख रही थी लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकते थे दिन को उजाले में। तब एक तरह से जो दिनेश जी थे, लड़की से अब इतनी खूबसूरत लड़की थी, मन में चाहत थी, अलग अलग विचार थे, अब एक तरह से अब लट्टू हो गए थे। लेकिन लड़की उनके मन की भावना को समझ गई थी। कहने लगी कि देखिए, आपने मुझे उस जगह से निकाल दिया, इसके लिए तो मुझे आपको धन्यवाद करना पड़ेगा। सबसे मेरी गलती है कि मैं आपको ट्रक से उठा के ले गई अपने मालिक के कहने पर, अपने सरदार के कहने पर, तो इसके लिए मुझे आप क्षमा कर दीजिएगा। हाँ, मैं आपसे मिले बगैर मैं जाना नहीं चाहती थी। लड़की कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती थी, अब मिलने का वक्त बस रात ही होता है, मैं दिन में आपको दिखाई नहीं दे सकती। इसके बाद आप काम में व्यस्त थे, कई लोगों से मिल रहे थे, अपना माल आप अनलोड करा रहे थे, यहाँ दौड़ रहे थे, तो उस टाइम में आपसे मिल भी नहीं सकती थी। मुझे एकांत की तलाश थी। इस जगह पर मुझे एकांत मिला, तब मैं आपके सामने में अब दिखाई दे रही हूँ। बस मैं इसलिए रुकी हुई हूँ कि एक बार मैं आपको धन्यवाद कर दूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसके लिए मुझे आप माफ़ कर दीजिए। अब जो दिनेश जी थे उस लड़की पर इतने मोहित हो गए थे, कहने लगे कि मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं, आप सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, अब मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरे घर पर चलिए सदा के लिए। आप जो भी हैं आप, मैं मानता हूँ कि आप भूत प्रेत हैं, चुड़ैल हैं, लेकिन आपने मेरे साथ में कोई नुकसान नहीं किया है, तो आप मेरे घर में चलिए और हम आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। दिनेश जी की बात सुन करके वो लड़की बहुत ज़ोर से हंसती है। कहती है उनका नाम लेकर, दिनेश जी, तुम मुझे समझ नहीं पाए हो, मैं तुम्हारी प्रेमिका नहीं बन सकती, मैं तुम्हारे साथ में घर नहीं बसा सकती, मैं तुमसे बस आखिरी बार मिलती हूँ और मुझे अब निकलना है। तब दिनेश जी कहते कि नहीं, आप मुझे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती, आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, आप मेरे घर पर चलिए, मैं आपके साथ में शादी करके रहना चाहता हूँ, आपके साथ संसार बसाना चाहता हूँ। तब लड़की मना कर देती है कि नहीं दिनेश जी, हम आपके साथ संसार नहीं बसा सकते। हाँ,
मैं आपके लिए इतना ज़रूर कर सकती हूँ। आप फिर अपने अब जो उंगली होती है उसमें से एक अंगूठी निकालती है और कई अंगूठी पहन रखी थी और अंगूठी वो अब दिनेश जी को दे देती है और कहती है ये अंगूठी अपने अब अंगुली में डाल दीजिए। आज के बाद कोई हमारी जैसी शक्ति आपको छू भी नहीं पाएगी। आप कहीं भी अपना ट्रक खड़ा करेंगे, कोई आपके पास में भूत प्रेत कोई बुरी शक्ति आपके पास नहीं आएगी। ये मैं आपके लिए इतना कर सकती हूँ। लेकिन आप कहोगे कि मैं आपके साथ घर बसा लूँ, आपके साथ शादी कर लूँ, आपके प्रेमिका बन के रहूँ, तो मैं नहीं दे सकती, मुझे जाना ही होगा। ये अंगूठी आप संभाल कर रखना। ये अंगूठी गलत हाथों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। आप मेरी बात को समझना। कोई खास ऐसा आप खतरे में पड़ जाओ तो ये अंगूठी आपकी बहुत मदद करेगी। अब उसके बाद में दिनेश जी उस लड़की को रोकते रह गए कि आप थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ, लेकिन वो लड़की रुकती नहीं है, हवा में एकदम गायब हो जाती है। दिनेश जी बस अब सांस रोके बैठे रहते हैं, मन उदास हो जाता है, लेकिन करे क्या। अब उसके बाद अब दिनेश जी अपने काम में लग जाते हैं। एक बार बताते हैं कि ऐसे ही एक घटना मेरे साथ में हुई थी। जब मेरा ट्रक खराब हो गया था, बिल्कुल वो भी निर्जन इलाका था, मैं अपने ट्रक में ही सोया हुआ था। मुझे लगा कि मेरे अब जो भी मदद मिलेगा अब तो कल मैं इंतज़ार कर रहा था। कमाल की बात थी कि उस दिन भी मेरा जो भाई था मेरे साथ में नहीं था। तभी वो मेरे साथ में घटना हुई थी। एक भयानक प्रेत मेरे ट्रक के पास में आकर के मुझे अब एक तरह से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं नींद में था। जैसे ही मुझे वो पकड़ता है ना, वो खुद चीखने लगता है। तब मेरी आँख खुलती है। जो मैं देखता हूँ ना, बस मैं भी डर जाता हूँ। लेकिन अगर वो अंगूठी मेरे पास में नहीं होती तो शायद दूसरी बार मैं अपने आप को बचा नहीं पाता। दिनेश जी बताते हैं कि उसके बाद मेरे साथ कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी दिनेश ड्राइवर की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाई वाला बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर हम कल मिलते हैं इसी चैनल पर और इसी टाइम पर राजस्थान की कहानी के साथ में। अभी बहुत सारी कहानियाँ राजस्थान की बाकी है।